नदा ने टैक्सी से उतरकर अपने घर की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हैरत और परेशानी के आसार नमूदार हो गए। इसके घर के बाहर काफी लोग जमा थे और उनके दरमियान एक पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी। वो तेज कदमों के साथ चलती हुई अपने घर की तरफ बढ़ी। घर के दरवाजे पर मौजूद पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। जब उसने बताया कि उसका घर है तो उसे अंदर जाने की इजाजत मिल गई। घर के अंदर दाखिल होके उसने देखा कि उसका शौहर टीवी लाउंज में बैठा रहा है। वो तकरीबन भागकर इसके पास पहुंची और उससे पूछा कि क्या हुआ है, पुलिस क्या कर रही है, तुम क्यों रो रहे हो? इसके शौहर रिजवान ने उसके किसी सवाल का जवाब न दिया, अलबत्ता एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया। ये उनकी बेटी कंजा का कमरा था। जब वो कमरे में दाखिल होने लगी तो एक पुलिस वाले ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। वो पुलिस वाले की बात को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ी तो उसने हाथ से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ी। अब वो दरवाजे के अंदर पहुंच चुकी थी और यहाँ से अंदर का मंजर वाज़ेह दिखाई दे रहा था। जब उसने अंदर का मंजर देखा, तवास की आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं और उसके कदमों ने उसका साथ देना छोड़ दिया। सामने बेड पे उसकी बेटी की लाश पड़ी थी, जिसे बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया गया था। कंजा के गले पर गहरे कट का निशान था और बेड खून आलूद था। नदा जहां थी वहीं ढह गई और दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई। ये उन दिनों की बात है जब हमारे माली हालात बहुत खराब थे। मेरा बड़ा भाई सलीम कॉलेज का तालिब इल्म था। वालिद साहब मामूली सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन बीमारी के बास बगैर तनख्वाह छुट्टियों पर थे। वालदा घरेलू खातून थी, कफालत का कोई जरिया न था। ऐसे में हमको तालीम को खैरबाद कहना था और कोई जरिया रोजगार तलाश करना था। खास तौर पर सलीम भाई को। तहिम हम दोनों में से कोई भी मुलाजमत की खातिर तालीम को खैरबाद कहने पर तैयार न था। मैं लड़की थी, मुझको कुर्बानी देनी पड़ी और FA के पर्चे देकर मैंने कॉलेज को खुदा हाफिज कह दिया ताकि कहीं छोटी मोटी जॉब ढूंढ लूं।